हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस अधिनियम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें यहाँ पर जान लेते हैं। यह जो अधिनियम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसमें टोटल कितने सेक्शन बताए गए हैं? इसमें टोटल 10 सेक्शन बताए गए हैं। और यह जो एक्ट है वो कौन सी तारीख से इन्फोर्समेंट डेट रखता है? इस एक्ट की 2 अक्टूबर 1987 से इसको इन्फोर्स माना गया है। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं इस एक्ट के अंतर्गत? इस एक्ट में टोटल 10 सेक्शन बताए गए हैं, ज़्यादा सेक्शन नहीं है इसमें। और यहाँ पर इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? इस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987 से माना गया है। तो चलिए फिर अपना आज कैसे स्टार्ट करते हैं। जब आप इसका सेक्शन 1 रीड करते हैं जो कि रिगार्ड करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कॉमेंसमेंट से। एक्ट का कंप्लीट नाम क्या है? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में संपूर्ण भारत के ऊपर लागू माना जाता है। इनडिसेंट तरीके से, जनरल स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, यह एक्ट क्या बात करता है? किसी महिला को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना, इनडिसेंट तरीके से उस महिला को प्रेजेंट करना। और इस शब्द को पूरी तरह से डिफाइन करा गया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को। जब आप इसका इस एक्ट में परिभाषा का पोर्शन देखते हैं, सेक्शन 2 जो आप रीड करते हैं, तो सेक्शन 2 का सब क्लॉज जो सी है उसके अंतर्गत इस शब्द को पूर्णतः डिफाइन करा गया है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या है? मीन्स कहाँ डिफाइन करा गया है? ये देखिए पूछा जा सकता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एक यही बनता है। इसमें कहाँ पर डिफाइन करा गया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में डिफाइन करा गया है इस एक्ट के। मतलब मीन्स द डिप्सिशन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन, हर फॉर्म और बॉडी। स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का, any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent, ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना है जिसका प्रभाव क्या होता है? इनडिसेंट। क्या कहा है परिभाषा में? बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं पहले हम। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में डिफाइन करा गया है। किसी महिला की आकृति को, फिगर ऑफ वुमेन, उसके रूप को, उसके शरीर को या उसके शरीर के किसी पार्ट को इस तरह से प्रस्तुत करना, ऐसी रीति से, ऐसे मैनर से उसे प्रस्तुत करना, चित्रित करना जिसका प्रभाव क्या है? इनडिसेंट है, अशिष्ट है। इस प्रकार से उस महिला के फिगर को, उसके फॉर्म को, उसकी बॉडी को, उसके किसी पार्ट को इस तरह से प्रस्तुत करना जो कि इनडिसेंट है, डेरोगेटरी है। मतलब डेरोगेटरी टू इन, या फिर डेरोगेटरी है मतलब इनडिसेंट है, अशिष्ट है, या फिर इस प्रकार से प्रस्तुत करना जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक है और निंदनीय है। इस प्रकार से किसी महिला को प्रस्तुत किया जाना जिसका प्रभाव क्या है? जो कि उस महिला के लिए इनडिसेंट तरीके से है, अपमानजनक है, निंदनीय है और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट, इंजुरी द पब्लिक मोरलिटी और मोरल। और इस प्रकार से है जिससे लोक नैतिकता, पब्लिक मोरल या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट और क्षति होने की संभावना है। इसे कहा जाता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। स्त्री की आकृति, फिगर ऑफ वुमेन, उसके रूप या उसके किसी अंग का ऐसी रीति से, ऐसे रूप में चित्रित करना जिसका प्रभाव कैसा है? इनडिसेंट है, अशिष्ट है, जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक है और निंदनीय है। इस प्रकार से उस महिला को, किसी महिला को रिप्रेजेंट करना, या फिर इस प्रकार से उन्हें रिप्रेजेंट करना, इस रीति से उन्हें रिप्रेजेंट करना जो कि लोक नैतिकता, पब्लिक मोरलिटी, नैतिक आचार, लोक नैतिकता के विकृत है, भ्रष्ट है, डिप्रेव है, करप्ट है और उससे इंजुरी होने की संभावना है। इसे हम कहते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और इसी के बारे में हम यहाँ पर आज हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्या दे रखा गया है यहाँ पर
किसी भी तरह से महिला को इस तरह से प्रस्तुत करना जो कि उनके लिए इनडिसेंट है, अपमानजनक है, लोक नैतिकता के जिससे भ्रष्ट होने की संभावना एराइज हो रही है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई कार्य इस तरह से विज्ञापन के माध्यम से किया जाए तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है। अब ये जनरल परिभाषाएं हैं, आप इनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, उसे डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज ए के अंतर्गत। एडवर्टाइजमेंट जब वर्ड आता है विज्ञापन, उसमें कौन कौन से और वर्ड्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर ये कि यह जो आपके सामने एक्ट है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, उसके अंतर्गत जो वर्ड है एडवर्टाइजमेंट कहाँ परिभाषित है, सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में कौन कौन से वर्ड्स एडवर्टाइज में इंक्लूड करे जाते हैं। इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, वॉपर और अदर डॉक्यूमेंट्स और ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। ये आपको डेफिनेशन अच्छी तरह देखनी है, इनके वर्ड्स को अच्छी तरह देख लीजिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, कहाँ डिफाइन करा गया है इस एक्ट के तहत, सेक्शन 2 के सब क्लोज बी में डिफाइन करा गया है। डिस्ट्रीब्यूट करना हम जनरल स्पीकिंग अब सभी को पता है, पर मीनिंग क्या है, इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे आप फ्री में करें चाहे कैसे भी करें, डिस्ट्रीब्यूशन में सभी बातें इंक्लूड होती हैं इसमें। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 के सब क्लोज सी में डिफाइन करा गया है। लेबल कहाँ परिभाषित करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज डी में। पैकेज सेक्शन 2 सब क्लोज ई और प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन 2 सब क्लोज एफ में डिफाइन करा गया है इस संबंध में। अगर आप यहाँ पर अब मेन बात पर आते हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, सेक्शन 3 यहाँ पर साफ कहता है कोई भी अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई गई है। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, और वहां पर कौन सा सेक्शन है जो इस प्रकार के प्रोहिबिशन से रिलेट करता है, सेक्शन 3 यहाँ पर इससे रिलेट करता है। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अभी आपने एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग देखा था, कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज ए के अंतर्गत। और यहाँ पर हेडिंग क्या कह रखी है, यहाँ पर सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि महिला को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कर रहा है, मतलब इनमें से कोई भी एक्ट हो सकता है, नोटिस, सर्कुलर के माध्यम से, अदर डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूड एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी जो कि एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड होता है उस पर प्रोहिबिशन है। उसे और एक्सप्लेन करा गया सेक्शन 3 के अंतर्गत। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, नो पर्सन शैल पब्लिश, cause to be published, arrange, take part in the publication or exhibition of any advertisement which contain indecent representation of women in any form। किसी भी ऐसे प्रकार के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी गई है इस संबंध में जो महिला को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, और वो मतलब किसी भी फॉर्मेट में होता है, चाहे पब्लिश करने का हो, पब्लिश करने का कारण हो, अरेंज करना हो, पब्लिकेशन में पार्ट लेना हो या एग्जीबिशन भी करना हो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट पर, उन सभी को प्रोहिबिशन करा गया है। नो पर्सन शैल पब्लिश, कॉज टू बी पब्लिश्ड, अरेंज, टेक पार्ट इन पब्लिकेशन, एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। वहीं पर सेक्शन 4 यहाँ पे क्या बात करता है, सेक्शन 4 भी यहाँ पर प्रोहिबिशन की ही बात कर रहा है। सेक्शन 3 बात कर रहा था प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर रिलेटेड टू इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 4 बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय द पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, इस प्रकार के बुक्स, पैम्पलेट एक्सेट्रा जो इसमें बताए जाएंगे उनके पब्लिकेशन पर रोक लगाई जाएगी। उनको सेंड वगैरह अगर भेजा जा रहा है उन पर प्रोहिबिशन करा जाएगा। इस प्रकार की बुक्स वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह पर जो कि इस तरह के पॉइंट्स रख रही हैं जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को कवर कर रही हैं, उन पर प्रोहिबिशन लगाया जाएगा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। रीड कर लीजिए। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्प्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय द पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर
ऐसे किसी भी चीज़ को ना तो पोस्ट किया जाएगा, ना बेचा जाएगा, ना बेचने के लिए दिया जाएगा, ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना सर्कुलेट किया जाएगा, ना भेजा जाएगा, ना प्रोड्यूस किया जाएगा उन्हें, जो कि क्या है, जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेट करती हैं। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड शैल लेट टू हायर डिस्प्यूट सर्कुलेट और सेंड by the post any book, pamphlets, paper, slide, film, writing, drawing, paintings, photograph, representation or figure which contain indecent representation of women in any form। ऐसा करने पे मनाही है, रोक लगाई गई है अंडर सेक्शन 4 के तहत, लेकिन इस नियम का अपना कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। अभी आपने रीड करा जनरल स्पीकिंग रूल कहता है प्रोहिबिट, सेक्शन 4 जनरल स्पीकिंग रूल रिलेट करता है prohibition of publication or sending by the post of books, pamphlet etc. contain indecent representation of women। लेकिन इस नियम के कुछ अपने एक्सेप्शन पाए गए हैं। provided that nothing in this section shall apply। अब ये वाला जो हमने अभी जनरल स्पीकिंग नियम पढ़ा था, अब ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर, ऐसी कोई बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग एक्सेट्रा, पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड, ये उसके एक्सेप्शन हैं जिस पर ये वाला नियम जो है सेक्शन 4 का वो एप्लीकेबल नहीं करेगा। जब ऐसी बुक का, पैम्पलेट, पेपर एक्सेट्रा का पब्लिकेशन हो रहा है और किस पर्पज से हो रहा है वो पर्पज क्लियर कर दिए गए हैं। अगर जस्टिफाइड एज टू बीइंग फॉर द पब्लिक गुड on ground that such book, pamphlets, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure is in interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern or which is kept or used bona fide for religious purpose। ये आपसे एक्सेप्शन में पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो एप्लीकेबल नहीं करता है। तो ये पॉइंट्स आपके सामने आ सकते हैं। Justified as being for the public good, is in the interest of science, literature, art, learning, other objects of general concern, bona fide for religious purpose, any representation, yes, any representation, इनके विषय में ही मना करा गया है, इनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल, इनके ऊपर भी ये सेक्शन जो है यहाँ पर संबंध में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। any ancient monuments within the meaning of ancient monuments and archaeological sites and remains act, any temple or any car used for the convey of the idols or kept or used for any religious purpose, तो उनके ऊपर भी यहाँ इस संबंध में provided that nothing in this section shall apply to, उनके ऊपर भी यह जो सेक्शन है सेक्शन 4 वो एप्लीकेबल नहीं करता है। any representation painted otherwise, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो रिलेट करता है एंशिएंट मूवमेंट से, एनी टेम्पल और एनी कार used for the convey of the idols or kept or used for any religious purpose, उसके ऊपर ये सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं करता है। और इसी के साथ एक और इसका एक्सेप्शन है सब क्लोज सी के अंदर बताया गया है इसमें, एनी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो आपके सामने मैंने पूरा कंप्लीट एक पीपीटी बनाई है, आप देख लीजिए किन के ऊपर ये सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं करेगा। प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall apply to, ये तीनों पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं 1, 2 एंड 3, ए, बी और सी, इनके ऊपर यहाँ पर इसको ये एप्लीकेबल नहीं करेगा सेक्शन 4 जो है यहाँ पर इसमें। सेक्शन 5 पावर टू एंटर एंड सर्च। सेक्शन 5 क्या है? पावर टू एंटर एंड सर्च सब्जेक्ट टू सर्च रूल। पर जनरल स्पीकिंग बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाते हैं जिन्हें हम गैजेट ऑफिसर के रूप में हम इसमें बता रहे हैं। यहाँ पर इस संबंध में गैजेट ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अपनी लोकल लिमिट्स के अंतर्गत एंड वहाँ पर सर्च कर सकते हैं अगर उन्हें जानकारी मिलती है इस प्रकार की कि किसी जगह पर इस प्रकार की बुक्स वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह पाई जा रही हैं, एक्सेट्रा पाए जा रहे हैं जो कि रिलेट करते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से, तो वहाँ जाकर वो सर्च कर सकते हैं और उन वस्तुओं को उनको वह क्या कर सकते हैं, उन आर्टिकल्स वगैरह को वो जब्त भी कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पर ये बात बताई गई है इसमें सेक्शन 5 पावर टू एंटर एंड सर्च। अब इसको रीड करो एक बार, बेसिक आपने समझ लिया, अब रीड करो।
subject to the such rules as may be prescribed. Any gazette officer authorized by the state government may, within the local limits of the area for which he is so authorized. नंबर 1 क्या काम कर सकते हैं? एंटर एंड सर्च, सबसे पहला काम है उनका एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स, किस समय पर करेंगे? जो रीजनेबल टाइम होगा उस टाइम पर। विथ सच असिस्टेंस इफ एनी ही कंसिडर नेसेसरी, अगर उनको लगता है तो अपने साथ में अपने असिस्टेंस वगैरह भी लेके जा सकते हैं। किस जगह पर जाके वो सर्च करेंगे? एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव डेट ऑफेंस, वो उस जगह पर जाकर सर्च करेंगे, उस जगह पर वो प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं जिस जगह के बारे में उन्हें लगता है, उन्हें विश्वास है कि वहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं वो हो रहे हैं, संभावना है, तो वहाँ जाकर वो उस जगह पर प्रवेश कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। ये उनको राइट दिया गया है। किसने दिया है उन्हें? किसने ऑथराइज किया है उनको? स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज किया है। जब्त कर सकते हैं एनी एडवर्टाइजमेंट, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर। उन्हें पता चलता है, उन्हें विश्वास है कि इस प्रकार की किस जगह पे वो सर्च कर सकते हैं, किस जगह पे वो एंटर कर सकते हैं, जिस जगह पे उन्हें लगता है कि वहाँ पर इस प्रकार का ऑफेंस हो रहा है। और उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है, बुक्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, पेपर, स्लाइड फिल्म एक्सेट्रा, जो भी कुछ उनको लगता है कि इस प्रकार की जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस अधिनियम के बताए गए नियमों को कॉन्ट्रावेट कर रहे हैं, तो उनको वो अपने जब्ती भी कर सकते हैं उनको वो। तो दो उनके राइट होगा, एंटर करना, सर्च करना और जब्ती करना। एग्जाम, एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड साइज द सेम इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, जब उनके द्वारा उस जगह पर प्रवेश किया जा रहा है। क्लॉज ए क्या कह रहा था? उनको राइट है गैजेट ऑफिसर को, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस संबंध में ऑथराइज किए गए हैं, कि वो उस जगह पर जाकर एंटर कर सकते हैं जिस जगह पर उन्हें लगता है कि इस प्रकार का जो ये जो अधिनियम बताया गया है, इस एक्ट के तहत जो ऑफेंस बताए गए हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं। तो जब उनको लगता है वो वहाँ जाकर एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उन आर्टिकल्स वगैरह को वो जब्त कर सकते हैं जो इससे रिलेट करते हैं। और इसी के साथ में उनको राइट दिया गया है वहाँ पर इस संबंध में कि उनको कोई भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो उस प्लेस वगैरह में उनको प्राप्त हुआ है, clause A and seize the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of offence punishable and this act, तो वो उन रिकॉर्ड्स वगैरह को भी जो उनको लगता है वो उनको एविडेंस में काम आ सकते हैं, उनको वो एग्जाम भी कर सकते हैं इस संबंध में। लेकिन उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इस संबंध में, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट, वो किसी भी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना वारंट के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर डेट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, जिसको वो जब्त करने की बात कर रहे हैं जिन आर्टिकल्स वगैरह को, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इन रेस्पेक्ट सबसेक्शन में बी, दूसरे पढ़ते हैं यहाँ से, provided further that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, articles, things which contain any such advertisement, including contains, if any such documents, article or thing, if the advertisement cannot be separate by the reason of its being embossed or otherwise from such document, articles, things without affecting the integrity, utility or sellable valuable thereof। तो यह सभी यहाँ पर इस संबंध में उनको यहाँ पर इसमें राइट्स भी दिए गए हैं। उनको क्या राइट्स दिए गए हैं इसमें? कि वो उस जगह पर जाकर एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उन आर्टिकल्स को जो कि उन्हें पता चलता है कि इस अधिनियम में बताए गए प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेट कर रहे हैं, उन आर्टिकल्स को जब्त कर सकते हैं वो इसमें, उन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो उनको लगता है कि उनके काम की चीज़ है, आगे एविडेंस वगैरह उनको मिल सकते हैं इस संबंध में, उनको एग्जाम कर सकते हैं वो। लेकिन उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो इस संबंध में किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में एंट्री नहीं कर सकते हैं बिना वारंट के। और इसी के साथ में उनके ऊपर यह भी उनको ध्यान रखना पड़ता है इस संबंध में, जब वो किसी भी आर्टिकल्स को, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को अगर वो इस संबंध में जब्त कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह से जुड़ा हुआ है जिसको वो अलग नहीं कर सकते हैं, रीजन ऑफ इट्स बीइंग इम्पोज्ड अदरवाइज फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ थिंग विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी, यूटिलिटी, सेलेबल, वैल्यूएबल, तो उस बात को भी यहाँ पे उस संबंध में उनको ध्यान में रखना पड़ता है इसमें। अब एक बात यहाँ पर, जो उनका जो अधिकार था कि वो किसी जगह पर जाके सर्च कर सकते हैं,
किस जगह पे जाके वो सर्च कर सकते हैं? जहाँ पे उनको लगता है कि इस अधिनियम के तहत जो प्रोविजंस है उनको कॉन्ट्रावेट किया जा रहा है, अपराध हो रहा है इस अधिनियम के तहत बताए गए, तो वो उस जगह पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उन आर्टिकल्स वगैरह को जो इससे रिलेट करते हैं उनको जब्त कर सकते हैं। उसके लिए नियम कौन से एप्लीकेबल करेंगे? तो उसके लिए वही नियम एप्लीकेबल करेंगे जो यहाँ इस संबंध में CRPC के तहत बताए गए हैं। द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 shall so far as may be applied to any search or seizure under this act as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issue under section 94 of the code। यहाँ पर ठीक इसी तरह के प्रोविज़न यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे जिस तरह के प्रोविज़न तब अप्लाई होते जब CRPC के तहत अंडर द ऑथोरिटी ऑफ वारंट इशू अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेट कोड। तो वही प्रोविज़न यहाँ पर भी संबंध में अप्लाई होंगे सर्च और आर्टिकल्स को जब्त करते समय संबंध में। सबसेक्शन 3 यहाँ पर बात करता है वेयर एनी पर्सन सीज एनीथिंग अंडर क्लोज B और क्लोज C ऑफ सबसेक्शन 1 ही शैल एज सुन एज मे बी इन्फॉर्म। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब उस ऑफिसर के द्वारा किसी प्रकार के कोई भी आर्टिकल्स वगैरह को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, किसी भी सामान वगैरह को जब्त किया जाता है तो उनके द्वारा तुरंत इस बात को इन्फॉर्म किया जाएगा। किनको इन्फॉर्म किया जाएगा? जो भी उनके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको वहाँ पर संबंध में इन्फॉर्म किया जाएगा। आप इसको रीड कर लीजिए। वेयर एनी पर्सन सीज एनीथिंग अंडर क्लॉज B and under clause C of subsection 1 he shall as soon as may be inform the nearest magistrate। वो किनको इन्फॉर्म करेंगे? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब को। एंड टेक हिज ऑर्डर्स एज टू द कस्टडी ऑफ देयर ऑफ। तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे? जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको जाके इस संबंध में इन्फॉर्म किया जाएगा। अब भाई जब अपराध हो रहे हैं तो पेनल्टी भी तो कहीं ना कहीं लगेगी। सेक्शन 6 पेनल्टी से रिगार्ड करता है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 यहाँ पर यह कहता था कि आप ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं प्रस्तुत करेंगे जो कि किसी महिला को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा करने की मनाही है सेक्शन 3 के तहत। सेक्शन 4 कहता है ऐसी कोई भी बुक्स, पैम्पलेट एक्सेट्रा पब्लिश नहीं की जाएंगी, ना ही सेंड की जाएंगी जो कि महिला को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ऐसा करने की मनाही सेक्शन 4 के तहत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता है, सेक्शन 3 और 4 के तहत बताए गए नियमों को कॉन्ट्रावेट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन 6 के तहत। और कितनी होगी? एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल। कितनी होगी? अगर पहली बार उसका कन्विक्शन हुआ है तब कितनी होगी, और सेकेंड टाइम कन्विक्शन हुआ है तब कितनी होगी। फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हुआ है इस संबंध में तो विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की जेल, और विथ फाइन, और जुर्माना हो सकता है विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। सेकेंड टाइम कर रहा है, नहीं माना पहली बार के बाद भी, तो फिर इम्प्रिजन, अब ज़्यादा होगी सज़ा, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने से कम की नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड ऑल्सो विथ फाइन नॉट लेस देन, कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति जिसके बारे में पाया जाता है कि उसके द्वारा सेक्शन 3 इस अधिनियम के बताए गए सेक्शन 3 को सेक्शन 4 को कॉन्ट्रावेट किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर इस संबंध में पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर उसके द्वारा पहली बार अपराध करा गया है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? तो उसको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, प्लस जुर्माना लगाया जाएगा जो कि एक्सटेंड 2000 रुपीज़ तक हो सकता है। पर अगर उसने सेकेंड टाइम फिर से ऐसी हरकत करी, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ उसका, तब उसको कारावास कितना दिया जाएगा? जो कि 6 महीने से कम का नहीं होगा, नॉट लेस देन 6 मंथ्स, बट विच एक्सटेंड 5 ईयर्स, प्लस फाइन लगाया जाएगा जो कि 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। अब यहीं पर अगर हम बात करें इस प्रकार का अपराध अगर कंपनीज के द्वारा हो रहा है, सेक्शन 7 की हम बात करें तो क्या रिजल्ट आएगा? वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं, अगर वो अपराध किसी कंपनी के द्वारा होते हैं
कंपनी का मीनिंग भी यहाँ पर क्लियर करा गया है। कंपनी किसे कहते हैं, एक्सप्लेनेशन बताया गया है इस सेक्शन के। मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कंपनी से अगर इस प्रकार का अपराध जो इस अधिनियम में बताया गया है कंपनी द्वारा किया गया है, तब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, तब किसको गिल्टी माना जाएगा इस संबंध में। एवरी पर्सन who at the time of the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company as well as company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceed against and punished accordingly। जिस वक्त इस प्रकार का क्राइम करा गया है, जिस वक्त इस प्रकार का ऑफेंस किया गया है, उस वक्त उस कंपनी का जो व्यक्ति इंचार्ज है, उस वक्त उस कंपनी की जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस व्यक्ति को यहाँ पर इस संबंध में, कंपनी तो लाइबल होगी ही होगी, उस व्यक्ति को यहाँ इस संबंध में उसके लिए लाइबल माना जाएगा, वो गिल्टी माना जाएगा यहाँ इस संबंध में। लेकिन वो अपने डिफेंस में कुछ कह सकता है। क्या डिफेंस रख सकते हैं वो लोग अपने, ये देखते हैं। provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment if he prove। अगर यहाँ पर जिस व्यक्ति को सबसेक्शन 1 के अंतर्गत लाइबल माना जा रहा है, अगर वो व्यक्ति यहाँ ये साबित कर देता है कि जिस वक्त ये ऑफेंस हुआ वो उसकी जानकारी के बिना हुआ था, या फिर उसने तो अपने काम को पूरी सावधानी के साथ में, या फिर वो ये साबित कर देता है कि उसने इस अपराध को रोकने की पूरी कोशिश करी थी अपनी तरफ से। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन shall render any such person liable to any punishment if he prove that the offence was committed without his knowledge, that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है यहाँ पर, notwithstanding anything contained in subsection 1 where any offence under this act has been committed by a company। सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए भी अगर ये पता चल जाता है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस बताए गए हैं वो कंपनी द्वारा हो रहे हैं, और इट इज प्रूव डेट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द, और यह साबित हो जाता है कि जो अपराध हुआ है यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत जो बताए गए अपराध हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि वो जो अपराध हुआ था वो सहमति से हुआ था, हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ और इज एट्रीब्यूटेड टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ। अगर ये पता चल जाता है कि उस कंपनी जो डायरेक्टर वगैरह आते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी अन्य ऑफिसर उस कंपनी का, या कोई भी अन्य ऑफिसर उस कंपनी का, उनकी सहमति से इस प्रकार का अपराध हुआ है, उनकी नेग्लिजेंसी से इस प्रकार का अपराध हुआ है, तो ऐसे में वो डायरेक्टर, वो मैनेजर, वो सेक्रेटरी और वो अन्य ऑफिसर जो भी होगा जिसकी नेग्लिजेंसी, जिसकी कंसेंट से इस प्रकार का अपराध हुआ है, वो यहाँ इस संबंध में पनिशेबल माने जाएंगे। डायरेक्टर का क्या मतलब माना जाएगा यहाँ पे, उसको एक्सप्लेन करा गया है। डायरेक्टर इन रिलेशन ऑफ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। डायरेक्टर का मतलब भी यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस प्रकार के जो अपराध बताए गए हैं यहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत वो कैसे माने जाएंगे, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 8। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल। बेलेबल माना जाएगा और कॉग्निजेबल माने जाएंगे। इस प्रकार के अपराध जो इस अधिनियम के तहत बताए गए हैं वो कॉग्निजेबल, संज्ञेय और जमानती अपराध माने जाएंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है यहाँ पर इस संबंध में, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन द गुड फेथ। अगर यहाँ पे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उनके द्वारा जो अपना काम किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है, तो उनके अगेंस्ट किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी बातें की गई हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या उनके ऑथराइज्ड या उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है इस अधिनियम के अंतर्गत, अगर वो गुड फेथ में की गई है तो यहाँ पर उनके खिलाफ कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं अप्लाई की जाएगी।
मैंने शुरू में भी कहा था इसमें टोटल 10 सेक्शन बताए गए हैं। 10 यह बताता है पावर टू मेक रूल्स, यहाँ पर इस अधिनियम के तहत नियम बनाने शक्ति किनको है। धारा 10 के अंतर्गत वो बताई गई है शक्ति संबंध में पावर टू मेक रूल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी गई है। तो इसी के साथ में अपनी आज की हम क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्द हम इसके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास लेकर आएंगे। एक बार आप इसे जनरल स्पीकिंग इसे आप रीड कर लीजिएगा, आप इसे समझ लीजिएगा इस क्लास को आप। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल अपनी आज की क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।